हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग देखेंगे, ये एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में है और यूपीएससी में भी है और अन्य एग्जामों में भी इससे सवाल उठाए जाते हैं। तो देखेंगे मानव अधिकार आयोग क्या है। तो जो मानव अधिकार आयोग है इसको देखेंगे कितने स्तरों में बांटा गया है। तो ये 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में बांटा गया है? 3। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पर। तो इसको कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जो बांटा गया है उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और जो राज्य स्तर पर बांटा गया है उसको राज्य मानव अधिकार आयोग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राज्य मानव अधिकार आयोग। जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय बोला जाता है। दो देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य स्तर पर, लेकिन जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय बोला जाता है। यहाँ जिला मानव अधिकार आयोग नहीं बोला जाता, यहाँ मानव अधिकार न्यायालय बोला जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। और किस अधिनियम के तहत? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस धारा के तहत वो है? तो धारा 3 होगा। और कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993। किस अधिनियम के तहत? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। संरचना देख लेंगे इसकी संरचना। तो ये बहुत से सदस्यीय निकाय हैं, मतलब इसमें कई सदस्यों से मिलकर ये बना है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। कितने पदेन सदस्य होते हैं? 7। तो अध्यक्ष देखेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी जो अध्यक्ष बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होगा, यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी इसमें दूसरा कोई नहीं। फिर जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, जैसे यहाँ लिखा है 5 पूर्णकालिक सदस्य, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, यानी कि उच्चतम न्यायालय में एक ऐसा सदस्य हो जो कार्य कर रहा हो या कि वो रिटायर हो चुका हो तो भी वो उसका सदस्य बन सकता है। फिर दूसरा देखेंगे, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी एक सदस्य उच्च न्यायालय का भी होना चाहिए। और जो 3 सदस्य हैं तो 3 सदस्यों को उनके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए, जानकार हो, विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जिनमें एक महिला शामिल होगी, यानी इन पे काम करने का अनुभव होना चाहिए, उससे संबंधित मानव अधिकार से संबंधित जानकारी हो और विशेष प्रकार के ज्ञान रखते हो, विशेष प्रकार के ज्ञान हो, और इसमें से एक महिला होना अति आवश्यक है। तो एक महिला होना, एक पूर्णकालिक सदस्य में कंडीशन रखा गया है कि एक महिला होना इसमें जरूरी है। अगर एक से ज़्यादा हो सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से कम भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर पदेन अध्यक्ष की पदेन सदस्य की बात करें तो इसमें 7 पदेन सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष भी होंगे। तो अध्यक्ष होंगे जो कौन अध्यक्ष होंगे? इसमें से जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष शामिल होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के शामिल होंगे, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त इसमें क्या होगा? शामिल होगा। तो जो पदेन सदस्य का मतलब है जो पद पर होंगे, यानी जैसे अगर पूछा जाता है कि पदेन सदस्य कौन, तो जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष होंगे वो शामिल होंगे, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के में जो वर्तमान में अध्यक्ष होंगे वो इसमें शामिल होंगे। अब आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
तो आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, जो केंद्र सरकार के अनुमति के बाद किसी भी क्षेत्र में इसको बनाया जा सकता है। मतलब केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बाद इसका मुख्यालय और किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार, जैसे आवश्यकता पड़ी उसके अनुसार बनाया जा सकता है। फिर आयोग की नियुक्ति के देखेंगे, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और उसमें सिफारिश किसकी होती है, तो देखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस समिति में कौन कौन शामिल होगा जो सिफारिश करने वाले होंगे, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं, जिनको हम कह सकते राज्यसभा के उपसभापति शामिल होंगे। फिर केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और राज्यसभा विपक्ष नेता होंगे। अब इसमें दूसरा मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इनके सिफारिश पर इनके अध्यक्षों और सदस्यों की क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जाएगा। किसका, मानव अधिकार आयोग का। इसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। पदावधि यानी कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। विशेषकर याद रखे रहना दोस्तों, क्योंकि कार्यकाल अक्सर पूछता है और कार्यकाल में ही हमें कन्फ्यूजन होता रहता है। फिर संरचना की बात करें तो संरचना में एक अध्यक्ष, 12 सदस्य, जिसमें 5+7, जिसमें से अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 सदस्य पूर्णकालिक हो गए और जो 7 सदस्य हैं तो ये पदेन सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, तो अभी पहले ही बता चुके, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित की गई समिति द्वारा इनकी क्या किया जाएगा, नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की। फिर त्यागपत्र अगर इनको देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देना होगा इनको। सेवा शर्तें का निर्धारण यहाँ केंद्र सरकार करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार। और इनको रिपोर्ट सौंपना होगा तो किसको सौंपेंगे, केंद्र सरकार को सौंपेंगे। हटाने की प्रक्रिया कौन हटा सकता है, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता। पहले इसके लिए उच्चतम न्यायालय जांच करेगी और जांच के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। अब अध्यक्ष देखेंगे तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो 11वें नंबर के हैं। तो पहले रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। तो दोनों ही मिश्रा हैं। आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में है वो भी और जो फर्स्ट थे वो भी। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, इनकी कार्यकाल 3 या 70 वर्ष है। इनको पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, यानी कि इनको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार नियुक्त करने के बाद ये पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात के भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभकारी नियोजन में पात्र नहीं होंगे, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के जो अन्य कहा जाए लाभ होगा, लाभ वाले पद होंगे, उनमें इनको नहीं रखा जाएगा। और इनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति के बाद इनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे वेतन और जो भी सुविधाएं हैं उसमें न तो घटाया जा सकता है न तो बढ़ाया जा सकता है। अब त्यागपत्र या हटाया जाना देखेंगे तो ये हस्तांतरित आवेदन राष्ट्रपति को देकर त्यागपत्र कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। अगर इनको त्यागपत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को दे देंगे। हटाया कैसे जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, किन किन परिस्थितियों से, अगर ये दिवालिया घोषित कर दिए गए हों, कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ पद पर हों, अन्य क्षेत्र से लाभ कमा रहे हों, मानसिक और शारीरिक शिथिलता से पीड़ित हों, यानी इनका दिमाग और शरीर काम न करता हो, न्यायालय द्वारा दोषी या सज़ा मिला हो। अगर इनको न्यायालय द्वारा दोषी या सज़ा मिला होगा तो भी इनको हटाया जा सकता है। कदाचार एवं अक्षमता इन और अन्वेषण अथवा जांच के आरोपों पर भी इनको हटाया जा सकता है।
तो किसी भी एनी कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई होता है तो इन सभी कंडीशनों में इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे इनको कार्य करने को अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो कार्य करने का अधिकार इनको धारा 12 के अंतर्गत है। जो मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना इनका काम क्या है, मानव अधिकार संबंधित जो भी उल्लंघन किया जाएगा किसी के द्वारा उसका जांच करेगा ये आयोग। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना कि क्यों इतने दिन इसका कार्यवाही नहीं हो चुका है, क्यों इसको न्याय मिला, कि इसके लिए वो हस्तक्षेप कर सकता है। जेलों एवं बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना कि यहाँ की स्थिति क्या है, इनको सुविधाएं कैसे मिलती हैं कैसे नहीं मिलती, ये जांच किया जा सकता है। फिर मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना और उसको प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो भी और कोई ऐसा हो जिसको करने लायक हो तो उसके बारे में शोध करना, नई नई जानकारी जुटाना और उसको लोगों तक पहुंचाना और प्रोत्साहित करना। फिर ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानवाधिकार के प्रचार के लिए आवश्यक है। ऐसे काम करना जो मानवाधिकार के लिए एकदम ज़रूरी हो कि इसको करना ही चाहिए, तो उसके लिए ये प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना। जो भी लोक सेवा के मानव अधिकार संबंधित हनन से मामला होगा उसके लिए जांच करेंगे। अब इसकी आयोग की शक्तियां क्या हैं, तो देखेंगे आयोग की शक्तियां। आयोग की जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। अब कौन कौन से उठा सकते हैं, इनके पास के कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कदम उठा सकते हैं। ये पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार को सिफारिश कर सकता है। जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा उसके क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सिफारिश करेगा कि इनको इतना सहायता राशि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे संबंधित सिफारिश करेगा। फिर यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार को सिफारिश करेगा। जो भी लोक सेवक होगा दोषी पाया जाएगा उसके लिए। फिर संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतिम सहायता प्रदान करने के लिए सिफारिश करना। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के में जाया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं उसके तहत। फिर केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही केंद्र सरकार को बताना होगा। दोस्तों इसको विशेषकर याद रखना कि कई बार पूछा जा चुका है कि कितने महीनों के भीतर बताना, कितने दिनों के भीतर बताना। तो दिन अगर पूछ लेगा तो 90 दिन हो जाएंगे, और अगर महीने के पूछता है तो 3 महीने। तो केंद्र सरकार को जो भी इसके द्वारा कार्यवाही किया गया है तो केंद्र सरकार को बताना होगा कि कितने दिन के अंदर, 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर इसको क्या होगा बताना पड़ेगा। फिर आयोग की सीमा देखेंगे। आयोग की सीमाएं की बात किया जाए तो आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित एवं 1 वर्ष से कम समय हुआ है। मतलब ऐसे घटनाओं को जांच कर सकता है जिसमें 1 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर उसके जांच ये नहीं करेगा। आयोग कार्य सलाहकारी प्रकृति का है पर सरकार बाध्यकारी नहीं है। ये एक सलाह देगी सरकार को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार इसके सिफारिश को माने, ठीक है ना। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। सरकार अपने हिसाब से देख सकती है कि इसको मानना है कि नहीं। अगर मानने योग्य होगा तो मानेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मानने योग्य नहीं है तो फिर भी मानेगी। तो ये इसमें कोई भी बाध्यकारी नहीं है। आयोग मानव अधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है। यानी आयोग को अगर कुछ भी है, अगर कोई से ऐसे दोषी लोगों को पाया जाता है लेकिन इसको अधिकार नहीं है कि वो इसको दंडित करे किसी भी दोषी को, इसके पास ये अधिकार नहीं है। आयोग पीड़ित को किसी प्रकार का सहायता नहीं दे सकता, जैसे आर्थिक सहायता। आयोग किसी भी प्रकार
का पीड़ित, जो भी पीड़ित हो तो उसकी मदद नहीं कर सकता, अपने जेब से नहीं दे सकता, जो भी सिफारिश कर सकता है सरकार से और सरकार जो करेगी तो उससे किया जा सकता है, लेकिन आयोग नहीं दे सकता अपने जेब से। अब देखेंगे आयोग के अध्यक्ष जो अभी तक हुए हैं, तो पहले न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, फिर अगले हैं MN वेंकटचलैया, फिर JS वर्मा, फिर AA आनंद, फिर शिवराज V पाटिल, फिर S राजेंद्र बाबू, गोविंद प्रसाद माथुर, KG बालकृष्णन, C जोसेफ, HL दत्तू और वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। मानवाधिकार न्यायालय की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तेजी से जांच करने के लिए, मतलब जितना जल्दी हो सके किसी भी मामले को क्या करना है, जांच करके उसका निपटारा करवाना है। क्षेत्र, ये प्रत्येक क्षेत्रों में मतलब प्रत्येक जिले में है और ये धारा 30 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और अधिनियम आपका 1993 ही होगा। स्थापना संबंधी परामर्श देगा ये राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियुक्त राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जो जिसको अनुभव और वकालत में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकालत में? कम से कम 7 वर्ष का अनुभव।